high temperature environment change the composition and the structure of the original igneous and sedimentary rocks and cause the formation of metamorphic rocks. The most common of such rocks include quartzites, shales and marbles. Metamorphic rocks do not contain fossils. They resemble igneous rocks in their crystalline grains structure and sedimentary rocks in the parallel linear distribution of the mineral grains. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ये कब बनती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम सुना हुआ है? ज़लज़ला कैसे होता है इसका सुना हुआ है? नहीं। अब मोस्टली होता है कि ज़मीन जो है इसके नीचे प्लेट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर ये खड़ी है और उनके अंदर अगर ऊपर हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ रहा होता है और वो उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाती, या तो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है या उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ये मूवमेंट उनके अंदर होती है, वो आगे पीछे ऐसे क्रॉस करने लगती हैं या अपने एक दूसरे से दूर होने लगती हैं या वहाँ पे वो वाइब्रेट करने लगती हैं, तो पूरी ज़मीन क्या होती है? कांपने लगती है। जब उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट की वजह से उनकी कंपोजिशन चेंज होती है, मतलब उनका स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक डाउन आती है। जब वो ब्रेक होने लगती हैं तो ज़मीन जब अंदर उसके कोई चीज़ टूटेगी उसकी तो मूवमेंट होगी। जब वो मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है, जो ज़लज़ला होता है और बड़ी बड़ी दरारें आपको नज़र आती हैं, पूरे पूरे घर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, पहाड़ियाँ ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जाके आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। जो ज़मीन के ऊपर पहले से इग्नियस रॉक्स जो लावा फटने की वजह से, लावे की वजह से जो इग्नियस रॉक्स बनी थी, वो रॉक्स जब ये वाइब्रेशन होती है इसकी वजह से ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं और ज़मीन वापस बंद हो जाती है और उसके अंदर ये जो रॉक्स हैं इन्हें किसका नाम दिया जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम दिया जाता है। और ये इग्नियस रॉक्स की तरह ही होती हैं, क्रिस्टलाइन ग्रेन्स इनके अंदर होते हैं, क्रिस्टल टाइप बनी होती हैं और ये जो इनके अंदर मिनरल्स वगैरह ये चीज़ें मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ऑयल एंड गैसेस हैं ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो ऑयल एंड गैसेस हैं वो जस्ट किसके अंदर मौजूद हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। हाउ डज पेट्रोल अकर? पेट्रोल कैसे पाया जाता है या कैसे होता है? देर आर स्टिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई एक एग्रीमेंट, कोई एक वहाँ पे बात नहीं आई है कि पेट्रोल कैसे अकर होता है। Many theories on the origin of petroleum have been proposed and are normally classified into two general groups. बहुत सारी थ्योरीज हुई हैं और उन्होंने दो जनरल ग्रुप्स जो हैं वो बताए हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम, मतलब कि इस फॉर्म के अंदर या इस तरह क्या होता है कि पेट्रोल होता है। एक थ्योरी है इनऑर्गेनिक थ्योरी है, दूसरी है ऑर्गेनिक थ्योरी। इनऑर्गेनिक के अंदर ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि टू द कंसेप्ट दैट इनऑर्गेनिक ऑयल एंड गैसेज हैव ओरिजिनेटेड इन द अर्थ इंटीरियर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो कहते हैं जो इनऑर्गेनिक के अंदर के साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का अपने दरमियान एक दूसरे के साथ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद नहीं थे, मतलब फॉसल फ्यूल्स, कोई जानवर, कोई पौधे, कोई बाकियात वगैरह उसके अंदर मौजूद नहीं थी। वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जब आपस में रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के रिजल्ट में पेट्रोलियम जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हुए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या था? कार्बोनेट, हाइड्रोजन CH4, मीथेन C2H6, इथेन, उसके बाद C3H8, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह ब्यूटेन आ जाता है, C4H10 आ जाता है। इस तरह जो कार्बन एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आपके क्या है? कार्बन और साथ आपके हाइड्रोजन, दोनों चीज़ें ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मीथेन गैस बन जाती है। फिर इथेन गैस बनती है, प्रोपेन बनती है, ब्यूटेन बनती है। फिर आपके आगे पेट्रोलियम के फर्दर क्या कंपोनेंट्स वगैरह आ जाते हैं जिसके अंदर ग्रीस भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, उसके बाद आपका मिट्टी का तेल वगैरह भी आ जाता है, आपकी वैसलीन्स वगैरह, ये मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इन तमाम के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की ही क्या होता है? हमने देखा था कंपोजिशन है कितनी है, तकरीबन 84 से 87% हमारे पास क्या थी? कार्बन था, और 11 to 13% हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन था। और बाकी जो था तकरीबन 3 to 4% उसके अंदर बाकी जो कुछ आपके इम्प्योरिटीज़ वगैरह शामिल थे, जिसके अंदर सल्फ़र वगैरह भी था और वहाँ पे और भी आपको कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मौजूद थे।
अब ये कह रहा है इनऑर्गेनिक वाले कि जस्ट हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर रिएक्शन हुआ इन दरमियान, और उसके रिजल्ट में वहाँ पे क्या हुआ, पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोलियम के जितने भी रिजर्वायर्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। लेकिन ऑर्गेनिक वाले इसके अपोजिट हैं, वो कहते हैं द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ऑयल, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, ये कहती है कि द हाइड्रोजन एंड द कार्बन source for petroleum was organic material from decaying plants and animals forming and accumulating in oceanic sediments। ये कहते हैं कि जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक क्या आता है, जानवर आ जाते हैं और पौधे वगैरह आ जाते हैं, कि ये इनके कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन और जो कार्बन है वो रिलीज होता है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि जो पौधे हैं दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और रात को पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब मतलब पहले ही हमें पता चल रहा है कि पौधे जो हैं उनके दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, और फिर उसके अंदर हम कहते हैं ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है, हाइड्रोजन भी उनके अंदर वहाँ पे मौजूद होता है। ये कहते हैं ऑर्गेनिक वाले कि ये जो चीज़ें हैं ये मिलती ही यहाँ से हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम dictates that the search for oil to be directed to the area underlined by the thick section of the sedimentary rocks। और ये कहते हैं कि ये जो पौधे हैं, ये बाकी जानवर की बाकियात हैं, जो कि समंदर के अंदर जितनी स्पीशीज़ मैरीन लाइफ है, वो जब उनकी डेथ हो जाती है वो वहाँ पे दफन होने लगते हैं, फिर उनकी लेयर्स बनने लगती हैं और उनके अंदर वो दफन होके एक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो पिघलते हैं और फिर उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं, और उसकी वजह से फिर उसके रिजल्ट के अंदर ये क्या होता है कि पेट्रोलियम के जो रिजर्वायर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम, मौजूदा वक्त के अंदर ज़्यादातर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऑर्गेनिक अप्रोच के फेवर में हैं, और देयर प्रिंसिपल रीज़न और द फॉलोइंग, उनके जो मेन रीज़न है वो क्या हैं कि नो ऑर्गेनिक थ्योरी कैन अकाउंट फॉर द नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नीडेड टू फॉर्म लार्ज पेट्रोलियम डिपॉजिट। कि कोई भी थ्योरी आज तक नहीं मिल सकी जो कि ये क्लेम करे, जो ये वहाँ पे प्रूव कर सके कि इतने बड़े लेवल के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन आई कहाँ से, जिसकी वजह से पेट्रोलियम के जो रिजर्वायर्स हैं वो बन रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड इनकी रीज़न है कि मेनी क्रूड ऑयल कंटेन पोरीफायरस एंड नियरली आर कंटेन नाइट्रोजन, कि बहुत सारे जो क्रूड ऑयल हैं उनके अंदर पोरीफायरस मतलब तकरीबन सब के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ दीज मटेरियल्स स्ट्रांगली सजेस्ट ऑर्गेनिक ओरिजिन एज दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स। Also porphyrin of vegetables origin have been found to be more plentiful than those of animal origins। अब ये कहते हैं कि जो पोरीफायरसिस है ये वेजिटेबल्स में से मिलता है, मतलब पौधों में से जो सब्जियां वगैरह होती हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन वगैरह भी मिल रहा है, और नाइट्रोजन जो गैस है वो भी वहाँ से हमें मिल रही होती है। तो वो ये कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में से हमें ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि उनके अंदर उनकी डेवलपमेंट, उनके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और फिर कहता है कि पेट्रोलियम रोटेट द प्लांट ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दिस प्रॉपर्टी इज रिस्ट्रिक्टेड प्राइमरली टू ऑर्गेनिक मटेरियल। और फिर कहता है कि जो पेट्रोलियम है वो क्या करता है, रोटेट्स द प्लांट ऑफ पोलराइज्ड लाइट, कि जो पोलराइज जो कि लाइट आपकी ब्रेक डाउन हो रही होती है उसको प्लांट क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, पेट्रोलियम भी उसको मूव करता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये जस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल तक ही लिमिटेड, इनऑर्गेनिक के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है कि वो पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सकें। इसीलिए ये तमाम जो थियरीज हैं, ये तमाम जो कंसेप्ट हैं, ये क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं कि जो ऑर्गेनिक थ्योरी है वो क्या है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और जो पेट्रोलियम के जितने भी रिजर्वायर्स हैं वो तमाम किसका सोर्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का ही सोर्स हैं। फिर इनऑर्गेनिक जो थ्योरी है उसको कोई इतनी एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं मिली है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है कि पेट्रोल इस तरह से बनता है। फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोल बनता कैसे है, जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जब अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है पेट्रोलियम के अंदर, उससे हम किसका नाम देते हैं, पेट्रोलियम फॉर्मेशन का नाम देते हैं। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन वेयर बाय ऑर्गेनिक मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम इज नाउन, ये जाना जाता है कि इसको जाना जाता है द मेन फैक्टर विच प्रोहिबिट कंप्लीट लेबोरेटरी वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द मिलियन और सो ईयर्स ड्यूरिंग दी विच द प्रोसेस अकर। जैसे इसके अंदर एक इनएबिलिटी आती है जो कि इस चीज़ को मैयर नहीं कर पाती
कि जो लाखों साल लग रहे हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद वो मटेरियल क्या होता है कि आके पेट्रोलियम जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट होता है। कि इतना टाइम आया कैसे, कि ये जो पेट्रोल अब ज़मीन के अंदर मौजूद है, तो अगर आप कह रहे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, लाखों साल लग रहे हैं, तो ये कब फिर ये चीज़ें हुई हैं। अगर आज हम ज़मीन के अंदर इनको दफन करते हैं तो मतलब हमें लाखों साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ये वापस बन सकेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जस्ट एक ये इनएबिलिटी जो इसको प्रोहिबिट कर रहा है, ये फैक्टर आ जाता है। द रोल ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया इज प्रोमोटिंग दिस अल्ट्रेशन में बी कंसिडरेबल। और फिर इसके अंदर कहा जाता है कि जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर क्या था, एक जो बैक्टीरिया थे वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और दूसरे नहीं यूज़ करते। तो फिर इसके अंदर कहते हैं कि एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं इनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ज़रिए क्या होता है कि ये चीज़ ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से ये अल्ट्रेशन होती है। The evidence from the studies of the oil field has led most geologists to the following जनरल कंक्लूजन। जब जियोलॉजिस्ट ने जब ज़मीन की स्टडी की है, ऑयल की फील्ड की स्टडी किया है, उन्होंने कुछ नतीजे निकाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं पेट्रोलियम ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, कि पेट्रोलियम ऑर्गेनिक मटेरियल से निकलता है प्राइमरली, जिसके अंदर वेजिटेबल्स मौजूद हैं। और जो चेंज कैसे होता है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज होता है और उसके अंदर बैक्टीरिया अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो लॉन्ग पीरियड के बाद इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें टूट फूट के तो एक पेट्रोल के कंपाउंड के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर चेंज हो जाती हैं। कंडीशन फेवरिंग पेट्रोलियम फॉर्मेशन आर फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और वो कंडीशन जो कि आपकी पेट्रोलियम के लिए सूटेबल है वो जस्ट रॉक्स के अंदर मौजूद है। ऊपर चले जाएं, वो दूसरी तो लेके आ जाएंगे ना, पहले जो ऊपर वाली लिखे। उसके बाद जो सबसे सूटेबल कंडीशंस हैं वो कहाँ पे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के वही हैं जिसके अंदर आपके एनिमल्स और जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके डिपोजिट्स वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, वहाँ पे उनकी बेस पे ये रॉक्स बनती रहती हैं। तो द प्रिंसिपल सेडिमेंट जनरली कंसिडर एज प्रोबेबल सोर्स रॉक और शेल एंड लाइमस्टोन्स दैट वर ओरिजिनली मड अंडर सैलिन वाटर। और जो इनका अंदर जो प्रिंसिपल है, जो मेन जो इनके अंदर मेन जो चीज़ इनकी सरबराह आ जाती है वो ये आ जाती है कि इसके अंदर प्रोबेबल रॉक्स वगैरह को कंसिडर किया जाता है और उसके अंदर लाइमस्टोन वगैरह और उनको देखा जाता है। इन शॉलो स्टेगनेंट वाटर बेसिन्स होस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी देर बैठे हूँ। तो अब ये क्या कहता है कि इन शैलो स्टेगनेंट वाटर बेसिन्स होस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जी arthropods and planktonic organisms develop undying. They fall to the bottom of the bodies of water along with the dust of the plants and entrain fine mineral substance and form soft, sometimes rather thick layer of the organic ores or sapropel. अब ये क्या कह रहा है कि जब आपके ज़मीन पानी के ऊपर जो आपके बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, वहाँ पे एल्जी वगैरह जो ग्रीनरी नहीं नज़र आती रहती, ग्रीन पौधे वगैरह, ये जब टूटते हैं, मर जाते हैं, इनकी डेथ होती है, तो ये फिर पानी के अंदर चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। फिर इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी फिर वहाँ पे जो डस्ट वगैरह होती है, जो मिट्टी वगैरह आती जाती है, वो इसको कवर करती जाती है और उसके अंदर ये क्या करते हैं कि अपनी एक लेयर सी बनाते जाते हैं और फाइन सॉफ्ट फॉर्म बनाते रहते हैं और लेयर्स इनकी बनती है। द स्ट्राटा ऑफ द sapropel and the humus sediments gradually accumulate at the bottom of the water basins. In this strata, the reaction of the hydrolysis of fat may take place depending on the pressure and temperature account of the oxygen of the and salinity of water। और ऑक्सीजन की अमाउंट की वजह से और पानी का जो नमकियात है उनकी वजह से इनके दरमियान क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन के अंदर वहाँ पे पानी के प्रेजेंस के अंदर वो उनकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो उनके अंदर फिर क्या होता है कि विच देन ट्रांसफॉर्म इनटू, अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइसरीन है जो कि पौधों के अंदर मौजूद होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर मीथेन आती है, नेफ्थेन आती है, एरोमेटिक टाइप से डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद ऑक्सीजन कंपाउंड्स, केटोन्स वगैरह आ जाते हैं। फिर ये तमाम जो कंपाउंड्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं फैटी एसिड्स के अंदर और इनकी वजह से एक होमोजीनियस एक ही तरह का मिक्सचर मिलता है जिसे हम तार का नाम देते हैं। जिस तरह ये लुकनी डालते रहते हैं और उस वक्त वो तार सी फेंकते रहते हैं, ब्लैक ऑयल जो आपका आता है, और वो फिर वहाँ पे इसके अंदर वो आपके सेंट के अंदर वहाँ पे मौजूद होता है और वो सेंट उसको क्या कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता कवर करना स्टार्ट करता है। सच अ टार लाइक अक्यूमुलेशन कैन बी कॉल्ड प्राइमरली ऑयल, और ये जो टार है इसे प्राइमरली ऑयल का नाम भी दिया जाता है।
The conversion of organic matter into oil in a reducing medium involve chemical reaction which tend to raise the carbon and hydrogen content and to decrease the oxygen content. अब इसके अंदर जो कन्वर्जन है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑयल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है और उसकी वजह से कार्बन और जो हाइड्रोजन है जो कंटेंट हैं उनके अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाती है, पानी कम होने लगता है और ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव होने लगती है और पीछे फिर क्या होता है पेट्रोलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो वहाँ पे रहना शुरू करते हैं. इट इज़ नाउ बिलीव दैट द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म. फिर इसलिए यकीन किया जाता है, ये बिलीव रखा जाता है कि जब ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ग्लाइसिन, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस वगैरह होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर होता है, उसके बाद वहाँ पे बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं, रिएक्टिव सब्सटेंस वहाँ पे अपनी रेडिएशन वगैरह रिलीज़ करते हैं और पूरे वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस के बाद वहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोलियम जो रिजर्वायर्स है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. ये इसकी राम कहानी थी. तो पेट्रोल बनता कैसे? काफ़ी है इतना. अब इसको वापस आपने रीड आउट करना है, वापस रीड आउट करके